बार फिर आप सबका स्वागत है कक्षा 12वीं के पहले अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां के भाग 2 में, जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन और हम बात करेंगे शिल्प उत्पादन और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों के बारे में। तो ईंटें, मनके और अस्थियां के पार्ट 1 में हमने जिन विषयों पर चर्चा की थी वो थे पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल, आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता, निर्वाह यानी खान पान के तरीके और मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर। आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। जब भी हम कोई चर्चा करते हैं तो उसका उद्देश्य जरूर होता है। तो आज की हमारी चर्चा का लर्निंग आउटकम यानी शैक्षिक उद्देश्य है आरंभिक शहरी केंद्रों की आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं से शिक्षार्थियों को परिचित कराना। तो चलिए निकल पड़े हम अपनी आज की यात्रा पर। सबसे पहले बात उठती है कि सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का अर्थ क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि इतिहासकार ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी संस्कृति विशेष, यहां पर वो संस्कृति विशेष है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, तो इतिहासकार यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी। अगर थी तो उसे जानने के तरीके क्या हैं। वैसे तो कई तरीके हैं यानी विधियां हैं, कई हैं। इन्हीं विधियों में से एक विधि है शवाधानों का अध्ययन। अब यहां बात उठती है शवाधान का क्या मतलब है। शवाधान यानी मृतकों को किस तरह दफनाया जाता था या उनका दाह संस्कार कैसे किया जाता था। और दूसरा तरीका है विलासिता की वस्तुओं की खोज। अगर शवाधानों के अध्ययन की हम बात करते हैं तो सीधे मिस्र के पिरामिड याद आते हैं। वो तो हम सभी ने मिस्र के पिरामिड्स के बारे में सुन रखा है, जहां मिस्र के प्राचीन राजाओं को बहुत सारी धन संपत्ति के साथ दफनाया गया है। यह सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी और जिस तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, उसी तरह मिस्र की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। और मिस्र की सभ्यता में शवाधानों के अध्ययन से ये पता लगता है जितनी बड़ी मात्रा में शव के साथ धन संपत्ति दफनाई गई थी वह उतना ही बड़ा व्यक्ति या राजा होगा। और यहाँ चित्र में आप एक हड़प्पा शवाधान देख रहे हैं और हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतक यानी शव को गड्ढों में दफनाया गया है। कभी कभी इन गड्ढों की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ जगहों पर गर्तों यानी गड्ढों की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी, पर केवल मात्र इतनी भिन्नता से सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाना तो कठिन है। तो कुछ कब्रों में बर्तन भी और आभूषण भी मिले। आभूषण यानी ज्वेलरी, जिससे लगता है कि शायद चीजें इसलिए रखी गई ताकि मरने के बाद के जीवन में मरने वाला व्यक्ति इसका उपयोग कर सके। इसका सीधा सा मतलब होता है कि उन लोगों का शायद मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। एक और बात देखने में आई है कि जो आभूषण है वो केवल महिलाओं के शवाधानों में नहीं मिले हैं, पुरुषों के शवाधानों में भी मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महिला और पुरुष दोनों ही खुद को सजाने के लिए आभूषण पहना करते होंगे। 1980 के दशक में हड़प्पा के
कब्रिस्तान में हुई खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले, जेस्पर जेस्पर एक तरह का पत्थर होता है, रतन कहते हैं उसे, तो जेस्पर के मनके भी, जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो जेस्पर कैसा दिखता है। जेस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे मनकों से बना हुआ आभूषण मिला है। कहीं कहीं तांबे के दर्पण, दर्पण यानी शीशा चेहरा देखने के लिए, कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी शवाधानों में मिले हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये दोनों तो आज के पाकिस्तान में पड़ते हैं, कालीबंगन आज के राजस्थान में पड़ता है और लोथल आज के गुजरात में, वहां पर कब्रिस्तान मिले हैं। फिर भी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा वासियों को मिस्र के राजकीय शवाधानों के विपरीत मरने वालों के साथ महंगी चीजों को दफनाने में विश्वास नहीं था। तो एक तो बात हुई शवाधानों की, दूसरी बात उठती है सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को जानने के लिए वो विधि है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो अपनाई गई है, वो है विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब सामाजिक भिन्नता को पहचानने के इस तरीके में, यानी विलासिता की वस्तुओं की खोज में, खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों को जो भी पुरावस्तुएं, पुरा यानी प्राचीन वस्तु, पुरावस्तुएं मिलती हैं, उसको वो क्या करते हैं कि मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक वो जो रोजमर्रा के उपयोग की चीजें हो गई, और दूसरी वो जो विलास की वस्तुएं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे के दर्पण यानी शीशे मिले हैं, कई चक्कियां मिली हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी अवतल चक्की के बारे में, उस तरह की चक्कियां बहुत मिली हैं। फ्यांस का बना हुआ पात्र यानी बर्तन मिला है। लाजवर्द मणि, नीले रंग की एक मणि होती है, काफी महंगी होती है, लाजवर्द मणि मिली है। तो इन सब चीजों को सबसे पहले उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत कर दिया गया, दोनों को बांट दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि किस आधार पर हम वस्तुओं को कहेंगे कि ये उपयोगी है और ये विलास की है, हम कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले हम जाने उपयोगी वस्तुएं क्या होती हैं। उपयोगी वस्तुएं वो होती हैं जो सामान्य पदार्थ जैसे पत्थर है, मिट्टी है, आसानी से उपलब्ध है, उनकी बनी हुई होती हैं और रोजमर्रा के उपयोग की होती हैं। जैसे चक्कियां हो गई, चक्कियां आटा पीसने के लिए, रोज खाना खाना ही है। फिर बर्तन हो गए, बर्तन में खाना खाया जाएगा। सुइयां हो गई, झावा है, ये सारी चीजें इन बस्तियों में बहुत अधिक मात्रा में मिली है। अब बात उठती है कि महंगी वस्तुएं क्या है। महंगी वस्तुएं तो सब जगह बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी नहीं, तो विलास की वस्तुएं वो हुई जो दुर्लभ है, दुर्लभ यानी जो आसानी से नहीं मिलती हैं, महंगी है, या ऐसी चीजों से बनी है, ऐसे पदार्थों से बनी है जो स्थानीय स्तर पर मिलते नहीं है, या फिर उनको बनाने की तकनीक बहुत जटिल है जिस वजह से महंगी हो जाती है। यहाँ चित्र में आप फ्यांस से बना हुआ एक पात्र देख रहे हैं। अब फ्यांस के बने हुए लघु यानी छोटे पात्र ज्यादातर मिले हैं हमें बड़े स्थलों से, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में तो ना के बराबर मिले हैं। हो सकता है कि फ्यांस के बने ये लघु पात्र यानी छोटे पात्रों का इनका उपयोग कहाँ होता होगा? सुगंधित द्रव्यों को रखने के लिए होता होगा। आप इसको तुलना कर सकते हो वर्तमान समय में परफ्यूम्स की, जो छोटी छोटी आकर्षक शीशियां मिलती हैं। लेकिन बात उठती है ये फ्यांस होता क्या है? फ्यांस घिसी हुई रेत या बालू, उसमें रंग मिलाया जाता है और एक चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को फिर पकाकर बनाया जाता है। तो इसको बनाने की तकनीक जटिल है। फ्यांस के बने जो छोटे पात्र हैं वो बड़े कीमती माने जाते थे। कारण साफ है, क्योंकि जब बनाना मुश्किल है तो उसमें महंगा हो जाता है वो, और फिर वो सबके लिए खरीदने लायक नहीं रहता। इसको आप तुलना कर सकते हो आज
जिस तरह सोना कीमती है और दुर्लभ है, उसी तरह फ्यांस था। हड़प्पा स्थलों से कुछ सोने के आभूषणों के संचय मिले हैं। संचय यानी जो लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक घड़ों जैसे पात्रों में संभाल करके रख दिया गया हो और कहीं दबा दिया गया हो, और किसी भी कारण से उसको रखने वाला उसका अधिकारी उसे वापस नहीं ले पाया हो। तो ऐसी चीजें अपनी जगह पर तभी तक रहती हैं जब तक कि किसी खोजकर्ता ने इसे निकाल ना लिया हो। आजकल अगर हम देखें तो आजकल हम घरों में तो नहीं, लेकिन बैंक के लॉकर में तो लोग अपने कीमती सामान संभाल करके रखते हैं। ये जो वर्गीकरण है, यानी उपयोगिता और विलासिता की वस्तुओं में वर्गीकरण, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन कई बार स्थिति जटिल हो जाती है। वो कैसे? जब रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं, जैसे तकली है, कपड़े को बनाने में काम आती है। तकली जो है वो रोजमर्रा के उपयोग की चीज है, लेकिन तकली जो है अगर फ्यांस जैसे महंगे पदार्थ से बनी हो, तब दुविधा हो जाती है कि इसको किस में डालें। इसे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु माने या विलास की वस्तु। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि मेरे हाथ में ये एक चांदी का गिलास है और एक ये कांच का गिलास है। हम सभी जानते हैं कि ग्लास जो है उसका उपयोग पानी पीने के लिए है। अब चांदी के गिलास में पानी पीऊं या मैं कांच के गिलास में पानी पीऊं, ग्लास का उपयोग तो वही है, लेकिन चांदी के मुकाबले कांच जो है वो सस्ता है, चांदी महंगा है। तो अब इसका वर्गीकरण किस तरह में किया जाएगा? तो इस तरह की जटिलताएं कई बार इतिहासकारों के सामने आती हैं कि महंगे पदार्थों से बनी रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं को क्या माने, विलासिता की माने या उपयोगिता की वस्तु माने। लेकिन जब वस्तुओं के वितरण का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं ज्यादातर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, इन जैसी बड़ी बस्तियों में मिली है। छोटी बस्तियों में तो विरले ही मिली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के केंद्रों के बारे में। तो जाने हम लोग जरा। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं, चन्नूदड़ो जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, एक छोटी सी बस्ती है जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन की केंद्र थी। उसी की तरह नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों बस्तियां समुद्र के करीब थी। ये बस्तियां शिल्प उत्पादन का केंद्र थी, यानी चन्नूदड़ो है, नागेश्वर है, बालाकोट है, ये शिल्प उत्पादन का केंद्र थी। इसके अलावा चन्नूदड़ो में लोथल और धौलावीरा जो आज के गुजरात में पड़ते हैं, वहां पर छेद करने का विशेष उपकरण भी मिला है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, मनकों के निर्माण में कई तरह के पदार्थों का उपयोग किया जाता था। जैसे चित्र में आप देख रहे हो, लाल रंग का कार्नेलियन है, जैस्पर है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, सेल खड़ी है। धातुओं में देखें तो तांबा है, कांसा है, सोना, शंख है, सेल खड़ी, पकी मिट्टी, इन सभी का उपयोग मनके बनाने में होता था। हालांकि शिल्प कार्यों में मनके बनाने के अलावा शंख की कटाई, धातु का काम, मोहरे बनाना, बाट बनाना भी शामिल है। यहाँ पर चित्र में आप औजार और मनके दोनों देख पा रहे हैं। यह मनके जो हैं वो चक्र के आकार के भी हैं, बेलनाकार मनके भी मिले हैं, गोलाकार मनके भी मिले हैं, ढोलक के आकार के भी मिले हैं और कुछ खंडित यानी टूटे फूटे भी मिले हैं। हम ये कैसे भूल जाएं कि हम बात कर रहे हैं आज से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता की। कुछ मनके तो 2 या उससे ज्यादा पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे।
और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इसको आप आजकल महिलाएं जो कानों में टॉप्स पहनती हैं, आगे मोती लगा हुआ और पीछे सोने का उसका जो है ऊपर टॉप बनाया जाता है, तो उससे आप इसकी तुलना कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आजकल भी इस तरह के आभूषण पहने जाते हैं। और कुछ मनकों को उत्कीर्ण, उत्कीर्ण यानी उसके जो है कुरेद करके उस पर कुछ भी नक्काशी या कलाकारी की गई या चित्रकारी के माध्यम से कुछ मनकों को सजाया गया है और कुछ पर रेखा चित्र बनाए गए हैं। अब मनके बनाने की तकनीक जो है उसमें प्रयोग किए गए पदार्थ के अनुसार अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? अगर एक कठोर पत्थर की बात करें तो उस पर एक अलग तकनीक आएगी, और अगर सैलखड़ी जैसे बहुत मुलायम पत्थर की बात करें जिस पर आसानी से काम हो जाता था, कुछ मनके सैलखड़ी के चूरन के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे और मुलायम होते थे, इस कारण इससे कई तरह का आकार दिया जा सकता था। इसके विपरीत कुछ ठोस पत्थरों से बनने वाले जो मनके हैं वो ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल आकार के, आयताकार या और जो ज्यामिति के अंदर आते हैं उस आकार के मिले। लेकिन इतने मुलायम पत्थर से यानी सैलखड़ी से बहुत बारीक मनके कैसे बनाए जाते थे, उसके लिए कौन सी तकनीक थी जो अपनाई जाती थी, ये आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। कार्नेलियन पत्थर की अगर हम बात करते हैं, लाल रंग का है, लेकिन उसका लाल रंग कहां से आता है? उसका लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के अलग अलग चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के बड़े बड़े पिंड जो है उनको पहले तोड़ा जाता था, फिर उस पर बारीकी से काम करके जो अतिरिक्त हिस्सा होता था उसको निकाल दिया जाता था और बाकी को परिष्कृत करके मनके का रूप दे दिया जाता था। मनके का रूप देने के बाद उसकी घिसाई होती थी, पॉलिश होती थी और उसमें छेद किया जाता था। छेद करने के औजार जैसा मैंने पहले भी बोला, चन्नूदड़ो, लोथल और धौलावीरा से मिले हैं, जैसा कि आप मानचित्र में इन स्थलों को देख भी सकते हैं। अब आप यह मानचित्र में गुजरात में स्थित नागेश्वर और वर्तमान पाकिस्तान में स्थित बालाकोट को देख सकते हो। इन दोनों जगहों पर, दोनों समुद्र के करीब पड़ते हैं, तो इन दोनों जगहों पर शंख से बनी चूड़ियां हैं, करछियां हैं, पच्चीकारी की वस्तुएं वो मिली हैं और तैयार माल को मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। आप यह चित्र में मिट्टी की बनी पुरा वस्तुएं देख रहे हैं, जैसे बर्तन है जिसमें ज्यामितीय आकार है, या ये मिट्टी की मूर्ति देख रहे हैं। इनमें से कई पुरा वस्तुएं आज भी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम और लोथल के स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। मिट्टी की मातृ देवी की कई मूर्तियां हड़प्पा संस्कृति में मिली हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि ये उत्पादन के केंद्र थे, लेकिन फिर वही बात कि आज से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के उत्पादन केंद्रों की हमने पहचान कैसे की? वो कौन से सबूत या साक्ष्य थे जिनसे हम पहचान पाए कि चन्नूदड़ो है, नागेश्वर है, बालाकोट है, ये उत्पादन के केंद्र थे? प्रश्न पूछा जा सकता है। और उत्पादन के केंद्रों की पहचान पुरातत्वविदों ने कुछ सबूतों के आधार पर की है, जैसे पत्थर के जो बड़े बड़े पिंड मिले या पूरा शंख मिला, धातु मिली, तांबा है, सोना है या कच्चा माल मिला। वहां पर उन्हें औजार मिले, लोथल में मिले, और अभी फिलहाल थोड़े समय पहले धौलावीरा में मनकों में छेद करने का उपकरण मिला। इसके अलावा आधी अधूरी बनी वस्तुएं मिली या वस्तुओं को बनाने के बाद जो कूड़ा करकट है वो मिला और त्याग दिया गया माल मिला। अब कूड़ा करकट शब्द जब आता है तो फिर एक प्रश्न उठता है, कूड़ा कैसे शिल्प उत्पादन के केंद्र के बारे में बताता है?
साधारण सी बात है। जहां वस्तुओं का निर्माण होगा, जहां उसके लिए पत्थर को काटा जाएगा, तो इन पदार्थों के बचे हुए टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन केंद्र पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की चीजें बनाने के लिए प्रयोग कर लिया जाता था, लेकिन बहुत छोटे टुकड़ों को वहीं पर कूड़े की तरह छोड़ दिया जाता था, जिससे ये पता लग पाया कि न केवल छोटे विशिष्ट केंद्रों में, बल्कि बड़े शहरों में भी, उस समय के बड़े शहरों में जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वहां भी शिल्प उत्पादन का काम हुआ करता था। उत्पादन का काम हुआ करता था। अब सीधी सी बात उठती है कि अगर शिल्प उत्पादन होता था तो शिल्प उत्पादन के लिए, जैसे कि हमने बात की कि अलग अलग प्रकार के पदार्थों से ये बनते थे, चाहे वो जेस्पर हो, कार्नेलियन हो, सेल खड़ी हो, लाजवर्द मणि हो, या धातु तांबा, कांसा या सोना हो, तो इसको बनाने के लिए कच्चे माल की तो होती थी। तो ये माल आता कहां से था? हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के कई तरीके अपने थे। कुछ माल तो स्थानीय स्तर पर मिल जाता था और कुछ दूसरे क्षेत्रों से मंगाया जाता था। जैसे सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के जो नदी मार्ग बने थे और तटीय मार्गों का, उनका उपयोग होता था माल की आवाजाही यानी लाने ले जाने के लिए। उसके साथ ही साथ अन्य समकालीन समूहों के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध के संकेत मिलते हैं। कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध था, जैसे मिट्टी का हो गया, लेकिन पत्थर, लकड़ी, धातु ये बाहर के क्षेत्रों से मंगाई जाती थी। और यहाँ चित्र में आप पकी मिट्टी के खिलौना गाड़ी को देख सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बैलगाड़ी का उपयोग सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सड़क के रास्ते से यानी थल मार्ग के द्वारा ले जाने के लिए होता होगा, तभी तो उसके खिलौना गाड़ी भी बनी है। अब आप यहाँ मानचित्र में देखिए, शंख जो है समुद्र के किनारे नागेश्वर और बालाकोट से आसानी से मिल जाता होगा, और कार्नेलियन नामक लाल पत्थर लोथल से, जो गुजरात में स्थित साइट है, वहां से प्राप्त किया जाता था। इसी मानचित्र में दर्शाया गया है कि लाजवर्द मणि नाम का नीले रंग का ये पत्थर महंगा था, जो अफगानिस्तान में शोर्तुगई नामक स्थल से मंगाया जाता था। और सेल खड़ी जो मुलायम पत्थर था, वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से आता था। तांबे जैसी धातु राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से मंगाई जाती थी। अब राजस्थान के खेतड़ी अंचल जहां से तांबा मंगाया जाता था, वहां की संस्कृति को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। ऐसा क्यों? संस्कृति की परिभाषा हमने पिछले एपिसोड में भी देखी थी। ऐसा इसलिए है कि इस संस्कृति यानी गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के जो बर्तन हैं, वो हड़प्पाई बर्तनों से अलग है, और यहाँ तांबे के बहुत भंडार मिले हैं, और हड़प्पा वासी यहीं से तांबा लिया करते थे। इसके साथ साथ दक्षिण भारत से सोना लेने के लिए अभियान भेजे जाते थे। इन अभियानों के माध्यम से वहां के जो स्थानीय समुदाय है, उनके साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन इलाकों में कभी कभी हड़प्पाई पुरावस्तुएं मिली हैं, जो इस बात का सबूत है कि इन स्थानीय समुदायों के साथ हड़प्पा संस्कृति के संपर्क रहे होंगे। ऐसे सबूत और संकेत भी मिले हैं जो हड़प्पा वासियों के उनके समकालीन सभ्यताओं के साथ उनके व्यापारिक संबंधों की ओर संकेत करते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में
मगान, जिसे आज हम ओमान के नाम से जानते हैं, और मानचित्र में भी आप देख सकते हो, तो मगान यानी ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। उसी तरह से दिलमुन, जिसे आज हम बहरीन द्वीप के नाम से जानते हैं, और मेलुहा, मेलुहा शब्द शायद उन्होंने हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया है। अब इस सब से ये पता लगता है कि इन क्षेत्रों के आपस में संपर्क रहे होंगे। एक मेसोपोटामियाई मिथक ये कहता भी है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राजप्रसाद यानी राजमहल में सुनाई दे। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये हाजा पक्षी जो है मोर था, और ये नाम उसको उसकी आवाज के कारण मिला, और हाजा पक्षी यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो पक्षी है। तो आपस में इन सभ्यताओं के व्यापारिक संबंध रहे होंगे, इस बात के सबूत कुछ पुरातात्विक खोजों से भी पता लगते हैं, क्योंकि तांबा जो है वो खेतड़ी के साथ साथ ओमान से भी लाया जाता होगा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो इन दोनों के साथ साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक विशेष तरह का हड़प्पाई मर्तबान है ये, जो ओमान से मिला है। इसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ये मोटी परत क्यों चढ़ाई गई? हो सकता है कि तरल पदार्थ होगा, इसमें ले जाया जाता होगा, जिसको रिसाव से बचाने के लिए ये परत चढ़ाई गई हो। लेकिन हमें ये अभी तक नहीं पता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस मर्तबान में क्या सामान रखते थे, जिसके बदले में वो ओमान से तांबा लिया करते थे। आप देखिए कि मेसोपोटामिया में भी जो तांबा मिला है, उसमें भी इसी तरह के निकल के अंश मिलते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये मेसोपोटामिया की एक खास तरह की बेलनाकार मोहर है, लेकिन इस पर बना हुआ कुबड़ वाले बैल का चित्र हड़प्पा सभ्यता से लिया हुआ दिखाई देता है। तो क्या पता लगता है कि इनके आपस में संपर्क रहे होंगे। अब बहरीन यानी कि जिसको प्राचीन दिलमुन, वहां से मिली ये गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पा चित्र भी मिलते हैं। और एक दिलचस्प बात और है कि बहरीन यानी दिलमुन के जो स्थानीय बाढ़ थे, वो हड़प्पाई मानकों का